Good morning, students. Myself Saurabh Dubey from Shambhunath Institute of Pharmacy. Today I will discuss about the structure of human kidney, which is included in the syllabus of B.Pharm first year in the subject of anatomy and physiology. So here is the structure of kidney. किडनी एज यू नो, आप लोग सभी लोग जानते हैं कि किडनी जो है वो हमारे बॉडी का सबसे मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है। तो सबसे पहली बात तो हम लोग इस किडनी की लोकेशन देखेंगे। देखिए, हमारी जो किडनी है वो बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में, हर ह्यूमन बॉडी में दो किडनी जो है वो लोकेटेड होती हैं, राइट किडनी और लेफ्ट किडनी, दो किडनीज होती हैं। इनकी लोकेशन क्या है? जो किडनी की लोकेशन है वो हमारी एब्डोमिनल कैविटी, अब एब्डोमिनल कैविटी की वॉल है, ये जो है वेंट्रल वॉल है, ये डॉर्सल वॉल है, दीवार है जो हमारी एब्डोमिनल कैविटी की। तो किडनी जो है वो हमारी एब्डोमिनल कैविटी की पोस्टीरियर साइड, पीछे की तरफ, जहाँ पर हमारी वर्टिबल कॉलम, रीढ़ की हड्डी होती है, तो पीछे की साइड में लोकेटेड होती है। ये दो किडनी, वन पेयर ऑफ किडनी, एक जोड़ी किडनी जो है वो पीछे की तरफ लोकेटेड होती है। ऑन आइदर साइड ऑफ दी वर्टिबल कॉलम, रीढ़ की हड्डी के दोनों तरफ राइट और लेफ्ट किडनी जो है वो लोकेटेड होती है। जो लोकेशन इसकी होती है, तो आप लोग जानते हैं कि वर्टिबल कॉलम में वर्टिब्रीज होती हैं, सर्वाइकल वर्टिब्री, थोरैसिक वर्टिब्री, हमारे थोरैसिक रीजन में थोरैसिक वर्टिब्री, फिर उसके नीचे लंबर वर्टिब्री होता है। थोरैसिक वर्टिब्री का नंबर जो है वो 12 होता है, 12 थोरैसिक वर्टिब्री होती है और 12 के बाद फिर फर्स्ट लंबर वर्टिब्री जो है वो स्टार्ट होती है। तो किडनी की जो लोकेशन है वो एट द लेवल ऑफ 12 थोरैसिक वर्टिब्री एंड इट एक्सटेंड्स, ये 12 थोरैसिक वर्टिब्री से स्टार्ट होकर के थर्ड लंबर वर्टिब्री तक एक्सटेंड होती है। और हमारी एब्डोमिनल कैविटी के पोस्टीरियर साइड में, पोस्टीरियर वॉल पर दोनों किडनीज जो है वो अटैच होती है विद द हेल्प ऑफ लिगामेंट्स ऑन आइदर साइड ऑफ द वर्टिबल कॉलम। फिर से मैं आपको बता देता हूं कि द लोकेशन इज बिटवीन T12 थोरैसिक वर्टिब्री अप टू दी थर्ड लंबर वर्टिब्री तक इसकी लोकेशन होती है। पेरिटोनियम कैविटी के बाद, ये अकेला ऐसा ऑर्गन है, हम आपको बता दें कि जो हमारी ह्यूमन बॉडी की जो वॉल होती है उसकी 3 लेयर्स होती हैं। सबसे आउटर मोस्ट लेयर तो स्किन, मसल्स, और मसल्स के नीचे फिर थोरैसिक कैविटी में अगर आप देखेंगे तो स्किन है, स्किन के नीचे मसल्स की लेयर है, मसल्स की लेयर के नीचे भी एक स्क्वैमस एपिथेलियम की बनी पतली सी लेयर होती है एंड उस लेयर को हम लोग मेसोथेलियम बोलते हैं या पेरिटोनियम लेयर बोलते हैं, जो कि स्क्वैमस एपिथेलियम की बनी होती है। बाकी सारे इंटरनल ऑर्गन जो होते हैं वो इसी पेरिटोनियल कैविटी के अंदर ही लोकेटेड होते हैं, लेकिन किडनी एक अकेला ऐसा ऑर्गन है जो कि इस पेरिटोनियम कैविटी के बाहर लोकेटेड होता है। तो अब उसके बाद अगर आप किडनी की लोकेशन मैंने डिस्कस की यहाँ पर, अगर आप किडनी का जो शेप देखेंगे तो ये बीन शेप स्ट्रक्चर होता है, जैसे सेम का बीज होता है, बिल्कुल उसी के तरीके का जो शेप होता है किडनी का। 2 किडनीज लोकेटेड होती हैं हमारे हर एक ह्यूमन बॉडी में, राइट किडनी और लेफ्ट किडनी, लेकिन दोनों किडनी एक सेम लेवल पर नहीं लोकेटेड होती। लेफ्ट किडनी जो है, लेफ्ट वाली जो किडनी है, इट इज लोकेटेड स्लाइटली फॉरवर्ड देन दी राइट किडनी। तो जो लेफ्ट किडनी है वो थोड़ा सा आगे की तरफ लोकेटेड होती है एज कंपेयर टू दी राइट किडनी। लेफ्ट वाली आगे होती है और राइट वाली थोड़ा सा उसके पीछे होती है। जो शेप होता है किडनी का, इट इज बीन शेप स्ट्रक्चर, सेम के बीज की तरीके का स्ट्रक्चर होता है। जो लेंथ होती है किडनी की, जो लेंथ बताई जाती है, जो अप्रोक्सीमेट लेंथ होती है, तो लेंथ जो है वो अप्रोक्सीमेटली किडनी की जो होती है वो 10 to 12.5 यानी 10 से 12.5 सेंटीमीटर लंबी होती है किडनी की जो लंबाई है, लेंथ है। फिर इसकी जो थिकनेस है, जो अप्रोक्सीमेट थिकनेस होती है किडनी की, वो होती है लगभग 2.5 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर किडनी जो है वो थिक होती है। वजन जो है अप्रोक्सीमेट जो वेट होता है किडनी का, इट इज अप्रोक्सीमेटली 120 to 170 ग्राम, यानी कि लगभग 120 से 170 ग्राम तक किडनी का जो है वो वजन होता है। एक बार फिर से मैं ये डायमेंशंस किडनी की जो है आपको रिपीट करा देता हूं। लेंथ जो किडनी की होती है वो होती है अप्रोक्सीमेटली 10 to 12.5 यानी कि 10 से 12.5 सेंटीमीटर। इसकी जो थिकनेस होती है वो 2.5 सेंटीमीटर होती है, इट इज अप्रोक्सीमेटली 2.5 सेंटीमीटर थिक। और जो वेट होता है किडनी का, अप्रोक्सीमेट वेट वो होता है 120 to 170 ग्राम, यानी कि 120 से 170 ग्राम तक इसका जो है वजन होता है, वेट होता है। फिर आइए हम लोग किडनी का जो स्ट्रक्चर है वो पढ़ लेते हैं। देखिए, किडनी जो है वो चारों ओर से एक कैप्सूल से जो है वो सराउंडेड होती है। जो कैप्सूल देखिए मैंने यहाँ पे बनाया है, किडनी एक चारों ओर से कैप्सूल से सराउंडेड रहती है।
ये जो कैप्सूल होती है किडनी की और कुछ नहीं होती, ये थिन फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की एक पतली सी लेयर होती है। इसको बड़े आराम से एक छिलके की तरीके से इसको निकाला जा सकता है। और किडनी की जो ये फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की बनी हुई कैप्सूल है, कैप्सूल के अंदर किडनी ये सॉलिड ऑर्गन है, तो किडनी का ये सॉलिड टिश्यू जिसको आप सॉलिड पैरेन्काइमा कहते हैं वो लोकेटेड होता है। अब इधर देखिए, किडनी का जो इंटरनल सॉलिड टिश्यू है जो कैप्सूल के अंदर लोकेटेड है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड रहता है। आउटर पार्ट जो होता है इसके टिश्यू का, सॉलिड टिश्यू का, उसको हम लोग कॉर्टेक्स बोलते हैं या रीनल कॉर्टेक्स बोलते हैं। और किडनी के जो सॉलिड टिश्यू उसका जो मिडिल इनर पार्ट होता है उसको हम लोग मेडुला बोलते हैं। तो किडनी का जो सॉलिड टिश्यू है वो दो पार्ट में डिवाइडेड हो गया, आउटर कॉर्टेक्स पार्ट और इनर मेडुलरी पार्ट या मेडुला पार्ट। ठीक है, अब देखिए फिर उसके बाद अगर आप किडनी के टिश्यू को देखोगे तो और अगर इसकी माइक्रोस्कोपिक स्टडी की जाती है तो आप ये पाया जाता है कि किडनी जो है, किडनी के सॉलिड टिश्यू का जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है उसको नेफ्रॉन कहा जाता है या यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल कहा जाता है। ये उस यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल की जो एक डायग्राम है वो यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर दिखाया गया है। तो इस लगभग 2 लाख नेफ्रॉन्स जो हैं वो इसके सॉलिड टिश्यू के अंदर फंसे रहते हैं, मतलब बहुत डेंस लोकेटेड, इनकी बहुत डेंस लोकेशन होती है। ये बहुत कन्वल्यूटेड होते हैं, बहुत ज्यादा आपस में एक दूसरे से उलझे हुए होते हैं। इनका जो नेफ्रॉन्स का जो नंबर बताया गया है वो अप्रोक्सीमेटली 2 लाख होता है और पूरे इसके सॉलिड टिश्यू में यही नेफ्रॉन्स या यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल जो है वो लोकेटेड होते हैं। ठीक है ना, इनका जो अप्रोक्सीमेट नंबर है पर किडनी वो होता है अप्रोक्सीमेटली 2 लाख नेफ्रॉन्स इस किडनी के सॉलिड टिश्यू का फॉर्मेशन करते हैं। यही इसके सॉलिड टिश्यू का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होते हैं। अब देखिए उसके बाद किडनी का जो मेडुलरी पार्ट है, इस मेडुलरी पार्ट में आप देखेंगे कि बहुत सारे ये पिरामिड शेप्ड, कोनिकल शेप्ड स्ट्रक्चर जो है वो प्रेजेंट होते हैं उभार के रूप में। इनका जो नंबर होता है, पहली बात तो ये जो पिरामिड शेप या कोनिकल शेप्ड स्ट्रक्चर है, इन स्ट्रक्चर्स को कहा जाता है रीनल पिरामिड्स। इनकी जो संख्या होती है हर किडनी में ये 8 से 18 होते हैं। These pyramids are 8 to 18 in number in each kidney। 8 से 18 होते हैं पिरामिड्स। इनका जो ब्रॉड बेस पार्ट है वो कॉर्टेक्स की तरफ होता है और इनका जो नैरोअर कॉनिकल पार्ट है वो किडनी के मिडिल पार्ट की तरफ होता है। ठीक है ना। अब हर एक पिरामिड का जिनका की नंबर 8 से 18 है, यही पिरामिड जो है वो किडनी के इस मेडुलरी पार्ट में मौजूद है, 8 से 18 नंबर में है। इनका ब्रॉड बेस is located towards the cortex and narrow conical part is located towards the middle part of the kidney। अब देखिए ये जो कॉर्टेक्स आपको दिखाई दे रहा है, ये कॉर्टेक्स है। एक पिरामिड और दूसरे पिरामिड के बीच में, यानी एडजेसेंट पिरामिड्स के बीच में गैप रहता है और इसी गैप में ये जो कॉर्टेक्स पार्ट है, किडनी के सॉलिड टिश्यू का जो कॉर्टेक्स पार्ट है वो अंदर की तरफ 2 पिरामिड्स में धंसता है, इन्वेजिनेट होता है और पिरामिड्स को एक दूसरे से अलग करता है। तो ये कॉर्टेक्स पार्ट आएगा और कॉर्टेक्स पार्ट आकर के ये मेडुलरी पार्ट में अंदर की तरफ इन्वेजिनेट होगा। इसके कॉर्टेक्स पार्ट के इन्वेजिनेशन से 2 पिरामिड्स के बीच में एक नैरो सी पट्टी, स्ट्रिप्स बनती है। ये जो नैरो सी पट्टी बनती है, इस पट्टी को कहा जाता है रीनल कॉलम ऑफ बर्टीनी। जो ये कॉर्टेक्स की पट्टी होती है 2 पिरामिड्स के बीच में मेडुला की ओर धंस गई, इन्वेजिनेट हो गई और इन्वेजिनेशन की वजह से 2 पिरामिड्स के बीच में एक तो सेपरेशन बन गया, दोनों पिरामिड्स को इस कॉर्टेक्स की पट्टी ने अलग किया। तो इसी पट्टी को हम लोग कहते हैं रीनल कॉलम ऑफ बर्टीनी। इट इज कॉल्ड रीनल कॉलम ऑफ बर्टीनी। फिर उसके बाद देखिए ये जो पिरामिड्स होते हैं 8 to 18, ये नंबर 8 से 18 नंबर में होते हैं। इनका जो ये कॉनिकल पार्ट होता है विच इज लोकेटेड टुवर्ड्स द मिडिल ऑफ द किडनी, इनको ये जो कॉनिकल पार्ट है इसको रीनल पैपिली कहा जाता है। इट इज कॉल्ड रीनल पैपिली। इसको हम लोग रीनल पैपिली कहते हैं, जो कि किडनी के मिडिल पार्ट की ओर लोकेटेड होता है। उसके बाद देखिए कई सारे छोटे और बड़े साइनेसेस होते हैं। साइनेसेस का मतलब ये हो गया कि छोटे छोटे नैरो स्पेस होते हैं, वैकेंट स्पेस है। अब ये तो सॉलिड टिश्यू है, तो सॉलिड टिश्यू के बीच में कुछ स्पेस होते हैं। देखिए जो ये पिरामिड्स होते हैं, पिरामिड्स का जो ये कॉनिकल पार्ट है जिसको आप रीनल पैपिली कहते हैं, ये रीनल पैपिली जाकर के खुल जाते हैं पहले तो छोटे छोटे नैरो स्पेसेस में। ये जो छोटे नैरो स्पेस है इनको कहा जाता है माइनर कैनल्स। इनको हम लोग माइनर, जो छोटे जो स्पेसेस है, साइनसेस है,
इनको हम लोग माइनर कैलेक्स बोलेंगे। फिर माइनर कैलेक्स सब जुड़ जाते हैं, इनके जुड़ने से एक बड़ा थोड़ा सा ब्रॉड स्पेस बनता है, उसको हम लोग मेजर कैलेक्स बोलते हैं। और मेजर कैलेक्स सब जा करके किडनी के इस कॉनिकल पार्ट में, इस कॉन्वेक्स पार्ट में जाकर के खुल जाते हैं सारे के सारे मेजर कैलेक्सेस। इस पार्ट में फनल शेप स्ट्रक्चर लोकेटेड होता है। इस फनल शेप स्ट्रक्चर को हम लोग पेल्विस कहते हैं, इट इज कॉल्ड पेल्विस। तो सारे जितने भी ये मेजर, पहले तो रीनल पैपिली जो है पिरामिड्स के, वो माइनर कैलेक्स में खुले, फिर माइनर कैलेक्स जो है वो यूनाइट हुए तो उससे मेजर कैलेक्स बना, और मेजर कैलेक्स जो है वो एक फनल शेप स्ट्रक्चर में खुल जाते हैं जो किडनी के कॉन्केव पार्ट में लोकेटेड होता है, उसमें जाके खुल जाते हैं, जिसको आप लोग हाइलस कहते हैं। तो हाइलस पार्ट जो है वो किडनी का जो कॉन्केव पार्ट है उसको हाइलस कहा जाता है। तो ये जो कॉन्केविटी होती है, किडनी का जो आउटर सरफेस ये तो कॉन्वेक्स रहता है, अंदर की तरफ यानी बॉडी के मिड लाइन की तरफ जो किडनी होती है वो अंदर की तरफ धंसी होती है, यहाँ पे कॉन्केविटी होती है। इस कॉन्केविटी को कहा जाता है हाइलस। इसी हाइलस से ये पेल्विस, फनल शेप्ड पेल्विस ओरिजिनेट होता है, निकलता है, और यही पेल्विस आगे कंटिन्यू होकर के यूरेटर का फॉर्मेशन करता है, और यही यूरेटर जाकर के नीचे की तरफ जो है वो यूरिनरी ब्लैडर में जाकर के खुल जाता है। तो आप ये देखिए कि जो ये पिरामिड्स हैं, पिरामिड्स के ये जो नैरोअर रीनल पैपिली है, ये पहले तो माइनर कैलेक्स में खुलेंगे, सारे माइनर कैलेक्स आपस में जुड़ जाते हैं तो मेजर कैलेक्स का फॉर्मेशन होता है। मेजर कैलेक्स आकर के खुल जाते हैं इस पेल्विस में, और पेल्विस जाकर के कंटिन्यू हो जाता है इस यूरेटर में। तो ये किडनी का जो है ये टिश्यू स्ट्रक्चर है। अब थोड़ी देर पहले मैंने आपको ये बताया था कि किडनी के जो सॉलिड टिश्यू है, इसकी जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है उसको नेफ्रॉन्स कहा जाता है। तो ये वो नेफ्रॉन्स का स्ट्रक्चर आपके सामने ये बना हुआ है, इसको यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल भी कहा जाता है। अब ये नेफ्रॉन और कुछ नहीं है, ये एक बहुत ही कॉइल, बहुत ही कन्वोल्यूटेड और बहुत ही कॉइल ट्यूब्यूल लाइक स्ट्रक्चर होता है। इनकी संख्या हर एक किडनी के इस सॉलिड टिश्यू में इनकी संख्या लगभग 2 लाख के आसपास होती है। अब ये जो ट्यूब्यूल है, जिसको आप यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल या नेफ्रॉन कह रहे हैं, इसका एक सिरा तो क्लोज होता है, बंद होता है, दूसरा सिरा इस ट्यूब्यूल का खुला हुआ होता है। अब देखिए नेफ्रॉन के इस बंद सिरे पर एक कप शेप स्ट्रक्चर बनता है। इस कप शेप स्ट्रक्चर को आप बोमेन्स कैप्सूल कहा जाता है, इसको हम लोग बोमेन्स कैप्सूल कहते हैं। ये है बोमेन्स कैप्सूल की कैविटी। अब देखिए ये जब बोमेन्स कैप्सूल का फॉर्मेशन हुआ था, इसमें बोमेन्स कैप्सूल की दीवार जो है वो अंदर की तरफ धसी, देखिए धस गई ना, अंदर की तरफ धसी है, तो इसके धसने से बोमेन्स कैप्सूल की कैविटी बनती है। इस कैविटी में अप्रोक्सीमेटली 50 ब्लड पैरेलली लोकेटेड 50 ब्लड कैपिलरीज का एक बहुत ही डेंस नेटवर्क होता है, गुच्छा होता है। उस 50 पैरेलली लोकेटेड जो गुच्छा है ब्लड कैपिलरीज का, उसको ग्लोमेरुलस कहा जाता है। इस ग्लोमेरुलस का फॉर्मेशन जो है एक मोटी आर्टेरियोल, एक मोटी ब्लड कैपिलरी के थ्रू होता है। इस ज्यादा डायमीटर वाली, मोर डायमीटर वाली इस ब्लड कैपिलरी को कहा जाता है इफरेंट आर्टेरियोल। तो ये इफरेंट आर्टेरियोल आती है, ब्रांच बनाती है, 50 फाइन ब्लड कैपिलरीज का फॉर्मेशन करती है जो कि पैरेलली लोकेटेड होते हैं। तो इससे इसी की ब्रांचेस से ग्लोमेरुलस बनता है। फिर सारी की सारी ये जो 50 जो ये ब्लड कैपिलरीज हैं ग्लोमेरुलस की, ये यूनाइट होती हैं, और यूनाइट होकर के एक सिंगल ब्लड कैपिलरी के फॉर्म में बाहर निकलती है। और ये ग्लोमेरुलस से बाहर निकलने वाली इस ब्लड कैपिलरी का नाम होता है इफरेंट आर्टेरियोल। इसकी स्पेलिंग ई से शुरू होती है, तो इसको जो है इफरेंट आर्टेरियोल कहा जाता है। अब देखिए डायमीटर का फर्क होता है, एफरेंट आर्टेरियोल का डायमीटर थोड़ा सा ज्यादा होता है, देखिए इसको हमने मोटा बनाया है फिगर में भी, तो एफरेंट आर्टेरियोल का डायमीटर थोड़ा ज्यादा होता है एज कंपेयर टू दी इफरेंट आर्टेरियोल। तो एफरेंट आर्टेरियोल ग्लोमेरुलस में इंटर करती है, और ग्लोमेरुलस से बाहर निकलने वाली जो लेस डायमीटर वाली जो ब्लड कैपिलरी है उसको हम लोग इफरेंट आर्टेरियोल कहते हैं। उसके बाद देखिए ये जो बोमेन्स कैप्सूल है और ये ग्लोमेरुलस, इन दोनों को अगर मिला दिया जाए, इन दोनों को कलेक्टिवली इनको कहा जाता है मालपीजियन कार्पसल्स। नोट्स में हमने लिखा है, तो बोमेन्स कैप्सूल और ग्लोमेरुलस बोथ आर कलेक्टिवली कॉल्ड मालपीजियन कार्पसल। इनको मालपीजियन कार्पसल कहा जाता है। अब देखिए जो बोमेन्स कैप्सूल है, इसकी कैविटी बनने की वजह से इसकी वॉल 2 लेयर्स में डिवाइड हो जाती है।
ये वॉल की इनर लेयर है और ये जो बोमेंस कैप्सूल की वॉल की ये आउटर लेयर है। अब ये जो आउटर लेयर है बोमेंस कैप्सूल की वॉल की, ये तो थिन स्क्वैमस एपिथेलियम की बनी होती है, जो कि बेसमेंट मेम्ब्रेन पर ये स्क्वैमस सेल्स लगे होते हैं। तो आउटर वॉल बोमेंस कैप्सूल की तो ये थिन स्क्वैमस एपिथेलियम की बनी है, लेकिन बोमेंस कैप्सूल की ये जो इनर वॉल है, इस इनर वॉल में कुछ बड़े बड़े राउंडेड सेल्स होते हैं, जिनके फ्री सरफेसेस पर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो है वो प्रोजेक्टेड होते हैं, और उन सेल्स को पोडोसाइट्स, PODO स्पेलिंग बनती है PODOCYTES, पोडोसाइट सेल्स कहा जाता है। अब ये देखिए बोमेंस कैप्सूल में ये जो ब्लड कैपिलरीज है ग्लोमेरुलस की, और यहाँ पर इसकी वॉल जो है वो पोडोसाइट सेल्स की बनी है, जो कि लार्ज साइज सेल्स होते हैं। पोडोसाइट सेल्स उनको कहा जाता है। उनके फिंगर लाइक प्रोजेक्शन निकलते हैं, और निकल करके ये सारे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन ग्लोमेरुलस की ब्लड कैपिलरीज के चारों ओर घिर जाते हैं। यानी ग्लोमेरुलस की जो ब्लड कैपिलरीज है वो इन पोडोसाइट सेल्स के जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन उसको बहुत डेंसली जो है वो कवर कर लेती है, उसको बहुत डेंसली जो है वो घेर लेती है। तो ये बोमेंस कैप्सूल रहा। अब उसके बाद जब बोमेंस कैप्सूल से नीचे वाला पार्ट नेफ्रॉन का ये पूरा पार्ट आप देख रहे होंगे, इस पूरे पार्ट को, ये तो बोमेंस कैप्सूल और ग्लोमेरुलस को मिलकर के माल्पीजियन कार्पेसल का फॉर्मेशन करते हैं, लेकिन बोमेंस कैप्सूल के नीचे वाला जो रिमेनिंग पार्ट है इस नेफ्रॉन का या यूनिफेरस ट्यूब्यूल का, इस रिमेनिंग पार्ट को सेक्रेटरी ट्यूब्यूल कहा जाता है। इट इज कॉल्ड सेक्रेटरी ट्यूब्यूल। अब देखिए सेक्रेटरी ट्यूब्यूल के कौन कौन से पार्ट हो गए। बोमेंस कैप्सूल के ठीक नीचे छोटा सा नेक होता है। नेक के बाद जो पार्ट आता है, लंबा पार्ट जो नीचे की तरफ जाता है, इस पार्ट को कहा जाता है प्रॉक्सिमल कन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल। इट इज कॉल्ड प्रॉक्सिमल कन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल। अब ये जो PCT, इन शॉर्ट इसको PCT यानी प्रॉक्सिमल कन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल कहा जाता है। इस प्रॉक्सिमल कन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल में भी बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है, और उस बेसमेंट मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ सीलिएटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियम होते हैं, यानी ऐसे क्यूब लाइक सेल्स होते हैं जिनके अंदर की तरफ फ्री सरफेसेस पर जो है वो सीलिया लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं। अब ये जो क्यूबॉइडल एपिथेलियम है, इसका अपीयरेंस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दी सीलिया लाइक स्ट्रक्चर, ये ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस इसका जो है वो हमको दिखाई देता है। तो प्रॉक्सिमल नेक होगा, नेक के नीचे प्रॉक्सिमल कन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल होगा। उसके बाद देखिए प्रॉक्सिमल कन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल जब नीचे की तरफ एक्सटेंड होती है तो ये एक यू शेप स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करती है। दिस यू शेप स्ट्रक्चर इज कॉल्ड लूप ऑफ हेनले। इसको लूप ऑफ हेनले कहा जाता है। अब देखिए लूप ऑफ हेनले की, क्योंकि ये यू शेप स्ट्रक्चर है, तो लूप ऑफ हेनले की दो लिम्स होंगी, दो भुजाएं हो जाएंगी। नीचे की तरफ उतरती हुई जो लूप ऑफ हेनले की जो आर्म है या लिम्ब है, इसको कहा जाता है डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। तो ये नीचे की तरफ डिसेंड कर रही है, नीचे की तरफ उतर रही है। पहले तो PCT, पहले नेक होगा, उसके बाद प्रॉक्सिमल कन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल होगा, और फिर यहां से लूप ऑफ हेनले शुरू होगा। तो लूप ऑफ हेनले की नीचे की तरफ डिसेंड करती हुई जो आर्म होती है, जो लिम्ब होती है, उसको कहा जाता है डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। This descending limb of loop of Henle is made up of thin squamous epithelium। बाहर की तरफ बेसमेंट मेम्ब्रेन होगी और अंदर की तरफ इसमें स्क्वैमस सेल्स उस बेसमेंट मेम्ब्रेन पर लगे होंगे। तो बहुत पतली सी एक थिन स्क्वैमस एपिथेलियम इस लूप ऑफ हेनले की डिसेंडिंग लिम्ब का फॉर्मेशन करती है। उसके बाद देखिए ये लूप ऑफ हेनले फिर यू शेप स्ट्रक्चर है, तो इसकी ये ऊपर की तरफ एसेंड, ऊपर की तरफ चढ़ती हुई जो इसकी आर्म है या लिम्ब है, उसको कहा जाता है असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। अब असेंडिंग लिम्ब ऑफ कुछ नेफ्रॉन्स में आप देखेंगे कि ये जो असेंडिंग लिम्ब है, ये यहां तक है, देखिए पूरा ये असेंडिंग लिम्ब है। अब ये जो असेंडिंग लिम्ब है ये दो पार्ट में डिवाइड हो गया। ये पूरा यहां से लेके यहां तक ये पूरा असेंडिंग लिम्ब है, ऊपर की तरफ चढ़ रहा है, ये डिसेंडिंग लिम्ब है लूप ऑफ हेनले की, ये असेंडिंग लिम्ब है। कुछ नेफ्रॉन्स में लूप ऑफ हेनले की जो ये असेंडिंग लिम्ब है, ये दो पार्ट्स में डिवाइड करती है। इसका पास वाला प्रॉक्सिमल पार्ट तो जो है वो पतला होता है, तो इसको हम लोग बोलेंगे थिन लिम्ब ऑफ असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, थिन सेगमेंट ऑफ असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। लेकिन थोड़ा आगे जाकर के ये जो असेंडिंग लिम्ब है थोड़ा सा मोटी हो जाती है, मोटी हो गई कुछ नेफ्रॉन्स में, तो अब इसको हम लोग बोलेंगे थिक सेगमेंट ऑफ असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। तो कुछ नेफ्रॉन्स में ये लूप ऑफ हेनले की जो असेंडिंग लिम्ब है ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड हो जाती है, प्रॉक्सिमल
थिन सेगमेंट ऑफ असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले एंड डिस्टल थिक सेगमेंट ऑफ असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। अब देखिए लूप ऑफ हेनले जो है वो जाकर के बहुत ही कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में जाकर के खुल जाती है। असेंडिंग लिम्ब का फॉर्मेशन तो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि जो डिसेंडिंग लिम्ब है, डिसेंडिंग लिम्ब का फॉर्मेशन तो थिन स्क्वैमस एपिथेलियम से होता है, लेकिन अगर आप इस असेंडिंग लिम्ब को देखेंगे तो आप असेंडिंग लिम्ब के दो पार्ट हो गए, प्रॉक्सिमल थिन सेगमेंट और डिस्टल थिक सेगमेंट। जो प्रॉक्सिमल थिन सेगमेंट होता है वो इस डिसेंडिंग लिम्ब की तरीके से स्क्वैमस एपिथेलियम का ही बना होता है, लेकिन इस असेंडिंग लिम्ब का जो डिस्टल थिक सेगमेंट है, ये डिस्टल थिक सेगमेंट क्यूबॉइडल एपिथेलियम का बना होता है। जैसे कि ये पीसीटी जो है क्यूबॉइडल एपिथेलियम की बनी होती है, उसी तरीके से ये डिस्टल थिक सेगमेंट असेंडिंग लिम्ब का ये क्यूबॉइडल एपिथेलियम का बना होता है, लेकिन इसमें सीलिया का नंबर कम होता है। उसके बाद ये जो असेंडिंग लिम्ब है, ये असेंडिंग लिम्ब जाकर के खुल जाती है दूसरी हाईली कॉइल्ड ट्यूब्यूल डक्ट में, उसको हम लोग बोलते हैं डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल का जो टिश्यू स्ट्रक्चर होता है वो भी ये भी क्यूबॉइडल एपिथेलियम की बनी होती है, लेकिन इसमें माइक्रोपिलाई या सीलिया का जो नंबर है वो पीसीटी से कंपैरेटिवली थोड़ा सा कम होता है। अब देखिए जो डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जाकर के खुल जाती है एक बहुत मोटी सी डक्ट में, इस डक्ट को कहा जाता है कलेक्टिंग डक्ट। दिस डक्ट इज कॉल्ड कलेक्टिंग डक्ट, तो हम लोग कलेक्टिंग डक्ट कहते हैं। कई सारे नेफ्रॉन्स की जो डीसीटी है वो जा करके अगल बगल के जितने भी कई सारे नेफ्रॉन होंगे, 50-40 नेफ्रॉन, तो अगल बगल के जितने भी नेफ्रॉन्स हैं उन सारे नेफ्रॉन्स की जो डीसीटी है यानी डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है वो जाकर के एक सिंगल कलेक्टिंग डक्ट में खुल जाती है। अब ये जो डीसीटी है, ये डीसीटी यानी डिस्टल कलेक्टिंग डक्ट जो कि डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जो कि कलेक्टिंग डक्ट में खुल रही है, ये सारी कलेक्टिंग डक्ट जा करके जो पिरामिड होता है वो पिरामिड के पूरी इस पिरामिड की लंबाई में फैली होती है, इसलिए पिरामिड जो होते हैं वो किडनी के वो स्ट्राइटेड अपीयर होते हैं, वो स्ट्राइटेड अपीयर होते हैं, मतलब उनमें धारियां होती हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दीस कलेक्टिंग डक्ट। तो बहुत सारे नेफ्रॉन्स की जो डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है वो एक सिंगल कलेक्टिंग डक्ट में खुलती है, फिर कई सारी कलेक्टिंग डक्ट जो होती हैं वो ये इस पिरामिड में लोकेटेड होती हैं, और पिरामिड में की लोकेशन की वजह से, कलेक्टिंग डक्ट की लोकेशन की वजह से वो पिरामिड जो है वो स्ट्राइटेड अपीयर होता है। ठीक है, अब मैं आपको एक बात ये बता दूं कि देखिए ये जो नेफ्रॉन है, ये नेफ्रॉन जो है वो कॉर्टेक्स से स्टार्ट होता है और मिडुला तक फैला होता है। अब अगर चौक दीजिए कुछ तो देखिए अगर हम इस नेफ्रॉन को इसका एक पार्ट हम बनाएं, यहां पर ये देखिए ये, तो हमको ये मालूम पड़ जाता है। अब ये ऊपर वाला पोर्शन अगर हम इसको कॉर्टेक्स समझें, इफ दिस पोर्शन इज कॉर्टेक्स, और ये वाला जो नीचे वाला पोर्शन है इसको अगर हम लोग मेडुला समझें तो आपको ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि इस नेफ्रॉन का कौन सा पार्ट किस जगह पे लोकेटेड है। अब देखिए ये एक पार्टीशन मैंने बना दिया, इस पार्टीशन से आपको ये दिख रहा होगा कि ये जो बोमेन्स कैप्सूल है और ये जो पीसीटी है प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ये किडनी के कॉर्टेक्स पार्ट में लोकेटेड होती है। उसके बाद लूप ऑफ हेनले जो है ये मेडुला पार्ट में लोकेटेड होता है, ठीक है ना। उसके बाद ये जो डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है ये घूम जाता है लूप ऑफ हेनले, और घूम करके फिर मेडुला से वापस लौट करके आता है कॉर्टेक्स में। इसकी वजह से ये जो डीसीटी यानी डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है ये भी कॉर्टेक्स में ही लोकेटेड होता है। तो कॉर्टेक्स में लोकेटेड है इस नेफ्रॉन के जो पार्ट्स हो गए वो हो गए ग्लोमेरुलस और बोमेन्स कैप्सूल यानी मालपीजियन कार्पसल, उसके बाद पीसीटी प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, उसके बाद डीसीटी यानी डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। लूप ऑफ हेनले जो है वो केवल और केवल लोकेटेड होता है किडनी के इस मेडुला पार्ट में पिरामिड में। तो ये लोकेशन से आपको समझ में आ जाएगा कि ग्लोमेरुलस, बोमेन्स कैप्सूल, पीसीटी और डीसीटी इतने पार्ट्स जो हैं वो कॉर्टेक्स में लोकेटेड होते हैं, और लूप ऑफ हेनले जो है इट इज लोकेटेड इन द मेडुला पार्ट ऑफ द टिश्यू ऑफ किडनी। थैंक यू।